बात करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। पहले तो लॉ को थोड़ा हम लोग डिक्टेट कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a particle or a body is proportional to the external impressed force and take place in the direction of the force। मतलब इस लॉ में बता रहा है जो अप्लाइड फोर्स हो रहा है, एक्सटर्नल जो अप्लाइड फोर्स हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा। किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। इस लॉ में बता रहा है फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है वो होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रोपोर्शनल सिंबल को जब हम लोग हटाएंगे तब क्या आएगा? प्रोपोर्शनल इक्वल, इसके लिए कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट dp बाई dt। अभी हम लोग मोमेंटम के जगह में मास इनटू वेलोसिटी को पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है, k d m v बाई dt। हम लोगों को डिफरेंशिएट ऑफ यू वी का फॉर्मूला पता है, बाई dt। इसमें कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं डिफरेंशिएशन? कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन इसका? u को कांस्टेंट मानते हुए v का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस फिर v को कांस्टेंट मानते हुए u का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। यह फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हैं। तो इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन यहां पर करेंगे। फिर फोर्स इक्वल्स टू आ जा रहा है मास को कॉमन, कांस्टेंट को कॉमन रखते हुए कांस्टेंट को बाहर निकाल दे रहे हैं तो ये फॉर्मूला पड़ जा रहा है। यहाँ पर u के जगह में m को कंसीडर कर लेते हैं तो m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये लो वेलोसिटी वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन्स का लॉ केवल लो वेलोसिटी वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। लो वेलोसिटी वर्ल्ड मतलब जो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो लाइट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हो, तो उस केस में मास पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसीलिए मास को हम लोग कांस्टेंट मानते हुए हम लोग इस टर्म को जीरो बना रहे हैं। ये टर्म अपना जीरो आ जा रहा है। फिर फॉर्मूला रिड्यूस होके आ जा रहा है फोर्स इक्वल्स टू के एम डी वी बाई डी टी। यहां पर मास को कांस्टेंट इसलिए हम लोग मान लिए क्योंकि जो वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो काफ़ी लाइट से ज़्यादा लाइट के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो, तो उस केस में मास पे कोई इफेक्ट नहीं आता। पर अगर ये वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ लाइट हो तो मास इसमें वेरी होता है। पर यहाँ पर लो वेलोसिटी के वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी कम है तो डेफिनेटली मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग इसे कांस्टेंट टर्म का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो आएगा, तो इसीलिए ये टर्म वैनिश हो जा रहा है। तो हम लोग फोर्स इक्वल्स टू के एम डी वी बाई डी टी कर रहे हैं। अभी टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को, इसका डेरिवेटिव को हम लोग एक्सीलरेशन मान सकते हैं। ये एक्सीलरेशन होता है, हम लोगों को पता है डी वी बाई डी टी एक्सीलरेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सीलरेशन पुट कर दे रहे हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू आ जाता है के एम ए। फॉर्मूला रिड्यूस होके यहां तक आ गया। अभी अगर यूनिट फोर्स हम लोग कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट का तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब यूनिट फोर्स किसे कहते हैं? अगर यूनिट मास पे जो फोर्स हम लोग एक्ट कर रहे हैं, यूनिट मास पे हम लोग जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उसके वजह से उस यूनिट मास का अगर यूनिट एक्सीलरेशन उसमें गेन हो रहा है,
उसको हम लोग यूनिट फोर्स कहते हैं। तो यूनिट फोर्स का कंसेप्ट हम लोग लगाते हुए कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग के का 1 बता सकते हैं। तो फॉर्मूला रिड्यूस होके आ जा रहा है एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और यही फॉर्मूला हम लोग को न्यूमेरिकल में काफ़ी जगह में यूज होगा। अभी ये तो मैथमेटिकल इसका फॉर्म हो गया कैलकुलस यूज करके। अभी नॉन कैलकुलस फॉर्म में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर है, ये एक प्लेन है मान लीजिए, और एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां से, ये ब्लॉक को हम लोग चूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक यहां पर है, कुछ इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में ब्लॉक है। अब इस पोजीशन में ब्लॉक है। आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसमें कुछ हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ फोर्स एक अप्लाई किया हूं, मान लीजिए इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल इसका स्पीड वेलोसिटी था, मान लीजिए v था, इनिशियली इसका वेलोसिटी मान लीजिए वेलोसिटी इसका 0 था। तो कुछ फोर्स हम लोग अप्लाई किए, और कुछ देर बाद आफ्टर टाइम t हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ वेलोसिटी क्रिएट हो गया है, मतलब इसका वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ है, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। यहाँ पर ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट है और ना ही जीरो है, ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ वेलोसिटी गेन हुआ है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उस पर कुछ वेलोसिटी आ गई, तो एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है, सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। is applied. अभी इसी कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा नॉन कैलकुलस तरीके से हम लोग इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये एक प्लेन हो गया, मान लीजिए यहां पर एक ब्लॉक है, ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक मान लीजिए हम मान लेते हैं अभी मोशन में है, इस ब्लॉक में मोशन में है, कुछ मोशन में है, इसमें कुछ वेलोसिटी है v1। आफ्टर टाइम t टाइम बाद इसमें कुछ वेलोसिटी चेंज हुआ, वो v2 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लॉक का मास मान लीजिए m कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ब्लॉक में मास है m, फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा था, बॉडी के अंदर में ऑलरेडी वेलोसिटी था जब फोर्स अप्लाई कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम t हम लोग देख रहे हैं ब्लॉक के अंदर में वेलोसिटी कुछ चेंजेस हुआ है, उसका v2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मोमेंटम था p1 मास इंटू v1, और यहाँ पर मोमेंटम हो गया p2 यानी मास इंटू v2, मास इंटू v2। तो हम लोग अगर चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम
इक्वल्स टू P2 माइनस P1 हम लोग बता सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके जगह में हम लोग m इंटू V2 लिख सकते हैं माइनस m इंटू V1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो मास को कॉमन आउट करते हुए V2 माइनस V1, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन मोमेंटम। तो अभी हम लोग टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकालेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बता सकते हैं, मास इंटू V2 माइनस V1 बाई T। यहां पर हम लोग मान सकते हैं इसको T1 टाइम था, ये T2 टाइम था, तो यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग इसको, मान लीजिए दिखा रहा हूं ऐसे करके, T2 माइनस T1। तो हम लोग क्या बता सकते हैं, m इंटू डेल V बाई डेल T। अब डेल V बाई डेल T को अगर हम लोग कंसिडर कर लेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखिए ये नॉन कैलकुलस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर अप्रोच किए। तो हम लोग पहले क्या किए, दोनों मोमेंटम, दोनों टाइम का मोमेंटम निकाल लिए, P2 फाइनल मोमेंटम जो है, ये फाइनल है, ये फाइनल, और ये इनिशियल था, ये इनिशियल स्टेट था। ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट है। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकाल दिए, उसके बाद टाइम से जो टाइम चेंज हुआ है वो T2 माइनस T1 यानी डेल T, छोटा सा जो टाइम इंटरवल है उससे डिवाइड कर दिए, तो ये अपना फोर्स का फॉर्मूला निकल आया। ये नॉन कैलकुलस तरीके से अप्रोच किए हम लोग। तो ऑब्जर्व, यहां से ऑब्जर्वेशन हम लोग ये कर सकते हैं, अगर ध्यान देंगे, देखिए पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, जब फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। इस लॉ में, सेकेंड लॉ में नेट फोर्स है नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग बता सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ अनबैलेंस फोर्स के बारे में बोल रहा है, अनबैलेंस फोर्स के बारे में बता रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कुछ एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, मतलब कुछ एक्सीलरेशन उसमें गेन हो रहा है, तो डेफिनेटली नेट फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ फोर्स लग रहा है, तभी जाके उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना। उसका मोमेंटम मान लीजिए बढ़ जा रहा है या तो घट जा रहा है, कुछ भी हो, तो उसमें चेंजेस कुछ आ रहा है। तो यहां से और एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is a special case of Newton second law in case of uniform velocity, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इस स्टेटमेंट में क्या बता रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बता रहा है, जो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन बराबर मूव कर रहा है, वो उसी वेलोसिटी में उसी डायरेक्शन पे मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो हो रहा है वो जीरो होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स जो हो रहा है वो जीरो होना चाहिए।
तभी जाके वो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो देखिए अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक केस जिसमें मान लीजिए मैं एक ब्लॉक कंसीडर कर ले रहा हूं, एक ब्लॉक को कंसीडर करते हुए हम इसको डिराइव करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक ब्लॉक है, हम कंसीडर कर लेते हैं, और ये ब्लॉक किसी एक मोशन से, इस ब्लॉक में कुछ मोशन है मान लेते हैं। अभी मान लेते हैं हम लोग ये ब्लॉक एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी v है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट वाला हम लोग कंसीडर करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है इसका, इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हुए कंसीडर करेंगे। तो वेलोसिटी क्या है इसमें, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब टाइम t1 था तब भी इसका वेलोसिटी v था, जब टाइम t2 है तब भी इसका वेलोसिटी v है। v तो कांस्टेंट है, फोर्स इस पे कितना अप्लाई हो रहा है हम लोग ये देखेंगे, फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर इस कंडीशन में। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे इस टर्म को तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्योंकि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा, बाय t2 माइनस t1। यही वाला फॉर्म है। v2 यहाँ पर फाइनल था तो इसीलिए हम लोग v फाइनल लिखे हैं, और v1 यहाँ पर इनिशियल था, इनिशियल स्टेज था, इनिशियल स्टेज में इसका वेलोसिटी v1 था, तो यही इसलिए हम लोग v इनिशियल लिखे हैं। तो यहां से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, देखिए दोनों केस में, इस केस में दोनों वेलोसिटी सेम है, यानी v माइनस v बाई, इसको डेल टी लिख देते हैं, तो ये क्या आ रहा है, इंटू 0 आ जा रहा है, तो ये टर्म 0 आ जा रहा है। तो जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, जब उसका कांस्टेंट रहता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तब फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो यही तो फर्स्ट लॉ में बता रहा है, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा उसी वेलोसिटी के साथ, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम लोग यहां पर देखें जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 0 हो रहा है, तभी जाके उसका वेलोसिटी सेम रह रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइम में न्यूटन जो फर्स्ट लॉ बता रहा है वो एक सेकेंड लॉ का ही एक स्पेशल केस होगा जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा। देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वेलोसिटी यानी हम लोग यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। मतलब वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उसके साथ एसोसिएटेड रहता है, तो ये दोनों को ही समझा रहा है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या बता रहा था, उसमें उसी डायरेक्शन में जाएगा बता रहा था, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी के साथ, उसी डायरेक्शन v वेलोसिटी पे था तो v वेलोसिटी के साथ ही उसी डायरेक्शन पे ही मूव करेगा। तो देखिए यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसी डायरेक्शन पे मूव कर रहा था, वेलोसिटी है मतलब डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएटेड है, वही डायरेक्शन है v का। तो इस केस में फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, 0 हो रहा है,
क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट वेलोसिटी में फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसके यूनिट्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके यूनिट में हम लोग क्या सीख रहे हैं ये भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, फोर्स का यूनिट दो किस्म का हो सकता है। एक तो एब्सोल्यूट यूनिट हो सकता है, दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट हो सकता है। एब्सोल्यूट यूनिट किसे बताता है? इन एब्सोल्यूट सिस्टम द यूनिट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच अट्रैक्ट ए यूनिट मास प्रोड्यूस ए यूनिट एक्सीलरेशन। मतलब जो फोर्स से हम लोग एक यूनिट मास को यूनिट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फोर्स एक्ट होने के वजह से एक यूनिट मास में यूनिट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यूनिट मास में यूनिट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूनिट फोर्स बोल रहे हैं। देखिए, फोर्स यूनिट्स का तीन सिस्टम, यूनिट का तीन सिस्टम रहता है, हम लोग पता है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस में इसका यूनिट होगा डाइन, एफपीएस में इसका यूनिट होगा पाउंडल और एफपीएस में इसका यूनिट होगा न्यूटन। डाइन मतलब क्या बोल रहा है? अगर वन डाइन फोर्स हम लोग डिफाइन करेंगे, वन डाइन फोर्स, इसका मतलब क्या होगा? एक 1 ग्राम मास पे अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे वन डाइन। सिमिलरली 1 पाउंडल में भी वही है। अगर 1 पाउंडल फोर्स हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 1 पाउंड पे अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जिस फोर्स की वजह से 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे 1 पाउंडल। और 1 न्यूटन किसे बोलेंगे? जिस फोर्स के वजह से 1 केजी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस फोर्स को बोलेंगे हम लोग 1 न्यूटन। तो ये तो बात हुआ एब्सोल्यूट सिस्टम का। अभी ग्रेविटेशनल सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल सिस्टम किसे बोल रहा है? अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। जिस फोर्स से खींचता है अपने तरफ यूनिट मास को, एक यूनिट मास को जिस फोर्स से अपने तरफ खींचता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वन यूनिट फोर्स। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट फोर्स। तो 1 यूनिट फोर्स को हम लोग किसे बोल रहे हैं? जिस फोर्स से अर्थ अपने तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को, जिस फोर्स से अर्थ एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट फोर्स ग्रेविटेशनल सिस्टम में। तो यहां पर भी सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, तीनों सिस्टम में इसका यूनिट देख लेते हैं हम लोग। सीजीएस सिस्टम में होता है ग्राम वेट, शॉर्ट में लिख, एफपीएस सिस्टम में होता है पाउंड वेट और एमकेएस सिस्टम में होता है केजी वेट। मतलब 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ जिस फोर्स से खींचता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्राम वेट। 1 पाउंड के ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ जिस फोर्स से खींचते हैं, उसका हम लोग बोलते हैं 1 पाउंड वेट। और एमकेएस सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं? 1 केजी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अर्थ अपने तरफ खींच रहा है, उसको हम लोग 1 बोल रहे हैं, 1 केजी वेट। 1 केजी वेट के साथ न्यूटन का क्या रिलेशन होता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी जगह में यूज़ होगा। देखिए, 1 केजी वेट ये फोर्स है, मतलब क्या होगा? इसमें मास होगा 1 केजी और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होगा इसके अंदर? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो कि 9.8
9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसा ही सिस्टम है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको 9.81 न्यूटन। तो रिलेशन ये बन रहा है 1 kg वेट के साथ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यहीं तक ही।